दोस्तों, मैं अभय कुमार और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मान्यवर कांशीराम जी के बारे में। उनकी राजनीति, उनके विचार और उन्होंने बहुजन आंदोलन को क्या कुछ दिया और बहुजन आंदोलन को क्या उनसे सीखना चाहिए और बहुजन आंदोलन आज किस मोड़ पे खड़ा हुआ है। मान्यवर कांशीराम जी का जो जन्मदिन है वो 15 मार्च है। आप सब जानते हैं कि पंजाब के रोहपुर ज़िले में उनका जन्म 15 मार्च 1934 को हुआ था। अगर वो आज हमारे बीच ज़िंदा होते तो उनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 90 साल की होती। तो आज हम मान्यवर जी के बारे में बात करेंगे और आज जो मेरे मेहमान हैं वो काफ़ी एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। आप देखते होंगे कि स्टूडियो में या फिर बातचीत के दौरान जो सीनियर लोग होते हैं उनको ज़्यादातर बुलाया जाता है, जो प्रोफेसर्स होते हैं, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे स्कॉलर को, एक ऐसे विद्यार्थी को हमने आज दावत दी है और उनसे अनुरोध किया है कि आप अपनी बात को रखिए। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक ग्रेजुएट का एक जो छात्र है उसके अंदर में मान्यवर जी से क्या क्या प्रेरणा मिली और मान्यवर जी को उन्होंने कैसे देखा। तो नए जनरेशन के बीच में इस तरह से अपने नायकों को लेके जिस तरह से उनके दिलों में आदर है, सम्मान है और उनकी बातों पे, उनके विचारों पे, उनके पद चिन्हों पे चलने की जो उनके अंदर में एक जो लगन और एक जो जुस्तजू मैं देखता हूँ सुमित के अंदर में, वो बहुत कम नौजवानों में देखता हूँ। सुमित अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में ग्रेजुएशंस की पढ़ाई आपको कर रहे हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट में दिन रात पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि जो भी बहुजन और जो समाजवादी और जो पिछड़ों का, दलितों का जो आंदोलन है उससे इनको बहुत दिलचस्पी रहती है। और अभी हाल में ही वो राम मनोहर लोहिया की पूरी रचनावली उन्होंने कई हज़ार रुपए लगा के वो ख़रीद के लेके आए। आजकल बच्चे जो ज़्यादातर पैसे मॉल में या कपड़ों पे खर्च करना पसंद करते हैं, सबकी बात तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा जनरेशन है जो मोबाइल खरीदना चाहता है, पैसे खर्च करना चाहता है। इस बीच में सुमित हम लोगों के लिए बहुत ही उम्मीद की रोशनी है। सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। तो आपसे बिल्कुल आसान सवाल मैं यही पूछूंगा कि अभी आपकी उम्र तकरीबन 20 साल के आसपास है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और मुझे याद है कि जब मैं इंडियन एक्सप्रेस में नौकरी कर रहा था, 2007 की बात है या 6 की बात है, उस समय मान्यवर जी का निधन हो गया था और मुझे कहा गया था, उस समय मैं बहुत ही जूनियर पत्रकार था, कि आप जाइए और उनको कवर कीजिए। लेकिन मैं उस समय बुखार मुझे लगी हुई थी तो मैं नहीं जा सका। तो ये बात कम से कम 12-13 साल से ज़्यादा ऊपर हो गए। तो आप इतने कम उम्र में, आप मान्यवर जी जब आप बच्चे थे तभी मान्यवर जी हम सबको छोड़ के चले गए। तो फिर मान्यवर जी की ज़िंदगी, उनकी जो खिदमत है, इससे कैसे आप उनके करीब आए, क्यों जुड़े और क्यों आप कुछ कहना चाहते हैं मान्यवर जी के बारे में? जी, सबसे पहले मैं सबको जय भीम कहना चाहूँगा। कल 15 मार्च था, मान्यवर कांशीराम साहब का 90वां यौम पैदाइश का दिन था। तो वैसे तो हम लोग उनको अक्टूबर में, जो उनका परिनिर्वाण दिवस है, 2006 में उनका देहांत हुआ और 1934 में उनका जब जन्म हुआ था, उस दिन पे तो हम लोग उनको याद करते ही हैं। लेकिन उनके जैसे विराट व्यक्तित्व के आदमी को तो हमें, उनके योगदान को हमें हर रोज़ याद करना चाहिए और उनके कदमों पे चलना चाहिए। और रही बात मेरा उनके द्वारा उनका काम का जो प्रेरणा लेने की बात है, तो मैं जब अपना बचपन याद करता हूँ, अभी तो मेरी उम्र लगभग 19 वर्ष है, तो अभी वो मेमोरीज जो हैं वो बहुत क्लियर हैं, वो बहुत पीछे गई नहीं है, तो मैं उसको याद कर सकता हूँ। तो उत्तर प्रदेश से मेरा ताल्लुक रहा है, जौनपुर मेरा गृह जिला। तो मैं राजनीति को जब भी देखता था तो एक सेंस में ये बना पाता था, जैसे हम लोग पॉपुलर पॉलिटिक्स देखते हैं, जो नारों की राजनीति होती है, जो पोस्टर्स हम लोग देखते हैं बड़े नेताओं के, जैसे
इस हमारे जनरेशन में मुलायम सिंह जी हुए, मायावती बहन जी हुई, और अखिलेश यादव हुए, और तमाम और नेता हुए तमाम। तो हम लोग टीवी पे और बाकी जो मीडिया के जो चैनल्स हैं उनके जरिए हम लोग जब पॉलिटिक्स को देखते थे, तो पोस्टर्स पे हम लोग की खास नजर रहती थी कि किन आइकन्स का वो लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो उसमें आमतौर पे बाबा साहेब अम्बेडकर तो कॉमन हम लोग को देखने को मिलते थे। बाकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, ज्योतिबा फूले हो गए, और बाकी तमाम सरदार पटेल, और इन तमाम लोगों का भी इस्तेमाल हुआ। गांधी जी तो सभी दल में लगभग रहे। मैं जब भी देखता था, चूंकि मेरा लखनऊ में पढ़ाई लिखाई हुआ, तो वहाँ पे एक वहाँ वो चूंकि एक कोर एरिया है पॉलिटिक्स का उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो राजधानी भी है, तो मामूली सी बात है कि वहाँ पे पॉलिटिक्स काफ़ी प्रेवलेंट रहती है, वहाँ काफ़ी फैली हुई है पॉलिटिक्स। तो वहाँ का जब अगर आप आर्किटेक्चर भी देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो मायावती जी के समय और उसके बाद भी वहाँ पे एक एरिया रहा जिसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक परिवर्तन स्थल। तो वहाँ पे जो एक बाबा साहेब अम्बेडकर का पार्क है और तमाम चौराहे हैं जिस पे बहुजन नायकों की मूर्तियां हैं। तो मैं बचपन में देखता था, तो मेरे अंदर हमेशा से पढ़ाई लिखाई को लेकर एक जिज्ञासा रही है। तो उसमें मैं देखता था कि मान्यवर कांशीराम साहब की मैंने एक मूर्ति देखी। चूंकि मान्यवर जी के रिलेटेड ये बातचीत है तो मैं उन्हीं तक सीमित रखूंगा। तो उसको देखा मैंने, तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा होती थी कि ये साहब कौन थे, और ये मैंने हाल ही में इनका देहांत हुआ, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 10-12 साल हुए। तो ये कौन थे, कैसे थे। तो जब मैं बड़ा हुआ, तो जब मेरी और चेतना बढ़ी समाज को लेके, इतिहास को लेके, और अपने लोगों को लेके, अपने संघर्ष को लेके, तो मैं मान्यवर कांशीराम को लेके और भी इंक्विजिटिव हुआ। मैं उनको जानने के लिए और भी इच्छुक हुआ कि ये साहब कौन थे, और ये बीएसपी को इन्होंने बनाया जो इतनी बड़ी पार्टी रही है, और हमारे जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन जी, उनके मेंटोर रहे हैं। तो ये साहब कौन थे और इनका क्या योगदान था। तो मैं फिर इनके बारे में तमाम इंटरनेट और किताबों के जरिए, जो इनकी बुक है चमचा युग, एरा ऑफ स्टू, जो इन्होंने 1982 में 50वीं जो एक तरीके से कहा जा सकता है सालगिरह थी पूना पैक्ट की, उस पे इन्होंने पूना पैक्ट को डिनाउंस करके जो अपनी बुक है चमचा एज को लिखा था, और उसमें अपनी बातें और आगे की थी। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था कांशीराम जी को लेके। तो क्या आपके घर में कोई ऐसा माहौल था सुमित, आपके पिताजी, दादाजी और कोई और मेंबर जो इस तरह के समाजवादी और फिर जो बहुजन आंदोलन से जुड़े हुए हों? क्या उन्होंने भी कुछ रोल अदा किया आपको मान्यवर जी के करीब लाने में? जी, इस पर तो मुझे बहुत कुछ खास याद आता नहीं है कि किसी ने हमारे घर में रोल अदा किया इसको लेके। एक उसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हालांकि हम लोग एक पिछड़े ओबीसी समाज जो है उससे आते हैं, तो एक तरह की राजनीति से खास झुकाव रहा लोगों का। लेकिन ऐसा कोई चीज हो कि मान्यवर कांशीराम को लेके हमारे घर में कोई बातचीत हो, या फिर किसी बहुजन नायक को लेके बहुत खास बातचीत हो, तो वैसी कोई बात तो मतलब नहीं थी। ये मेरे अंदर की जो हमेशा से जिज्ञासा रही है पढ़ाई लिखाई को लेके, दिन रात अपने नायकों के बारे में सोचना, उनके बारे में जानना, और ऐसा महसूस होना कि अभी मैं बहुत कम जानता हूँ, मुझे और जानने की ज़रूरत है। तो उसको लेके फिर उसी का नतीजा था कि मैं बाबा साहेब और अम्बेडकरवादी आंदोलन और समाजवादी मूवमेंट के लोगों के इतिहास को जानने के लिए इसमें जुड़ा और इसको पढ़ने लिखने का काम किया। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो चमचा एज जो किताब है वो 1980 के बाद लिखी गई, और जब 50 साल पूरे हो गए आपको पूना पैक्ट का, और जो लोग पूना पैक्ट के बारे में नई जनरेशन के लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि जब अंग्रेज़ों ने अनटचेबल के लिए, एक्स अनटचेबल के लिए, जब दलितों के लिए, डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसकी व्यवस्था की, तो उसको लेके राष्ट्रीय आंदोलन के जो बड़े बड़े नेता थे उनको ये बात नागवार गुजरी, और गांधी जी ने इस सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ जो दलितों को दिया गया था उसके विरोध में भूख हड़ताल पे बैठ गए, और एक तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर एक तरह से दबाव पड़ा कि वो गांधी जी की बातों को माने। और फिर 1932 के करीब में जो पूना पैक्ट हुआ उसमें आपको
क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को तो वापस ले लिया गया, लेकिन उसके बदले में रिजर्वेशन जो है, वो रिजर्वेशन की जो सीट्स थी दलितों के लिए, उसको डबल बढ़ा दी गई। और उसके बाद से क्या हुआ कि बाद में अम्बेडकर जी भी समझ रहे थे कि जो भारत में चुनावी प्रणाली है उसमें दलितों के जो एक रियल लीडरशिप है वो उभर के नहीं आ पाती हैं, क्योंकि उनको गैर दलितों के वोट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और ये चीज़ आप भी आज देखेंगे कि आज़ादी के बाद से भी जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनमें दलित चेहरे तो आपको दिखते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें उतनी नहीं उभर के आती है। तो इसी जो दलित पॉलिटिक्स में जो एक बड़ी आवाज़ नहीं उभर पा रही है, जो एक ऑटोनमस मूवमेंट नहीं हो रहा था, इसी को लेके मान्यवर जी ने आज़ाद भारत की राजनीति को लेके उन्होंने उसकी आलोचना की थी चमचा युग में। ये तो मेरी रीडिंग है। सुमित, आप जब चमचा युग को पढ़े तो आपको क्या बातें हैं जो स्ट्राइक की, जो आप कुछ ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे? जी, मैं पहले ये कहूंगा कि जब मैंने चमचा युग को पढ़ा तो उसके बैकग्राउंड में मैं पहले जाना चाहूंगा कि मान्यवर कांशीराम का जो एपिस्टेमोलॉजिकल ग्रोथ हो रहा है, उस चीज को पढ़ने लिखने का, इतिहास को पढ़ने का, क्योंकि वो चमचा युग में जो उन्होंने डेटा दिया, जो फैक्ट दिया है, वो पढ़ के आपको लगेगा कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक हिस्टोरियन उस चीज़ों को लिख रहा है, एक एक्सपीरियंस्ड आदमी उसको लिख रहा है। तो वो वहाँ तक कैसे पहुँचे 82 में, और उनका क्या सफ़र रहा ज़िंदगी में, उसका एक झलक, उसका एक एसेंस हम लोग को जानना चाहिए। तो उनका जन्म हुआ था 1934 में, रूपनगर, जो आज हम कहते हैं, रोपर उस समय था वो, पंजाब में एक दलित परिवार, रामदसिया कम्युनिटी, जो कि सिख धर्म में जो कन्वर्टेड कम्युनिटी थी, रामदसिया, रविदसिया और भी तमाम कम्युनिटी होती हैं, तो वो रामदसिया समाज से उनका ताल्लुक था। तो इसमें हम एक और चीज़ देखेंगे कि वेस्टर्न एजुकेशन आने के बाद, खासकर जो सबाल्टन ग्रुप्स थे मॉडर्न इंडिया में, हम देखेंगे तो ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस हुआ, खासकर आर्मी के अंदर जो भर्तियां हुई दलित समाज के लोगों की, पिछड़े समाज के लोगों की, तो उससे आने वाले जनरेशन में काफ़ी अंतर पड़ा, खासकर अगर हम एजुकेशन को ध्यान रखें तो। जैसे बाबा साहेब के पिताजी रामजी मालोजी सकपाल साहब भी सूबेदार थे ब्रिटिश आर्मी में। बाद में कुछ रूल चेंज हुए तो उनको बाहर आना पड़ा, लेकिन उसका अंतर पड़ा कि बाबा साहेब की पढ़ाई लिखाई बचपन में अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से हो पाई, हालांकि उनको बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। तो इसमें कांशीराम साहब के पिताजी भी आर्मी में रहे, वो वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश आर्मी के लिए सर्व किए। तो इससे हुआ क्या कि घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था, और चूंकि वो खुद भी बोले हैं, क्रिस्टोफ जेफरलो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया 96 में, तो उन्होंने बताया कि हालांकि सिखिज्म में उतना जाति को लेके नहीं है, तो कंपैरेटिवली हिंदुइज्म से, तो वो उस लेवल तक का उनको चेतना नहीं थी बचपन में इन सब चीज़ों को लेके। उन्होंने फिर बीएससी की पढ़ाई की 1956 में, और फिर पुणे में ERDL जो है, एक्सप्लोसिव रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, वहाँ पे वो कार्यरत रहे। तो इसी के दौरान महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स हम देखते हैं, इस पे काफ़ी काम भी हो चुका है। गेल ओमवेट हैं, एलेनोर जिलियट और तमाम लोगों ने इस पे लिखा है। वहाँ पे जैसे मूवमेंट ज्योतिबा फुले जी का चला, उसके बाद भी तो वहाँ अलग चेतना थी इस चीज़ को लेके। और महार समाज के लोग जो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए बाबा साहेब के नवयाना नवजागरण के बाद, तो वहाँ एक अलग समाज और चीज़ों को उनको देखने को मिला पुणे में रह के। तो वहाँ उनके कोलीग जो थे दीना भानाजी और डीके खापर्डे साहब, और दीना भानाजी का बहुत बड़ा योगदान रहा कांशीराम जी के मूवमेंट में, जो हमें नहीं भूलना चाहिए, लेकिन हम भुलाते जा रहे हैं उन लोगों को। तो जो घटना उनके साथ हुई वो हुआ ये कि दीना भानाजी और डीके खापर्डे साहब उनके कोलीग थे वहाँ पे, और दीना भानाजी ने एक चीज़ का विरोध किया अपने सुपीरियर ऑफिसर से कि गोखले और बाल गंगाधर तिलक जी के जन्मदिन पे, जयंती पे अवकाश दिया जा रहा है, छुट्टी दी जा रही है, लेकिन बहुजन नायक बाबा साहेब अम्बेडकर और वाल्मीकि जी, जो कहा जाता है महाभारत का जिन्होंने लेखन किया, रामायण सॉरी मेरी मिस्टेक, रामायण का जिन्होंने लेखन किया, उस पे जो कि जो वाल्मीकि समाज के लोग जिनको अपना जिससे लीनिएज अपना जोड़ते हैं, वो उन पे छुट्टी नहीं मिल रही है। तो इसको लेके एक मानवर जी की एक चेतना बढ़ी कि
जो बहुजन समाज के लीडर रहे हैं, जो बहुजन समाज के मुक्तिदाता लोग रहे हैं और उनका जो संघर्ष करने का काम किया, ये लोग कौन थे। फिर डीके खाबड़े साहब ने उनको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ने को दी। ये खुद उन्होंने लिखा है कि जो दो सबसे एसेंशियल किताब वो बताए हैं बाबा साहेब की, एक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जिसे हम लोग जाति का विनाश के नाम से भी जानते हैं, और व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन फॉर अनटचेबल्स। ये दो किताब उन्होंने पढ़ी और फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो राजनीति में उतरेंगे और उनको अब सत्ता में कैसे बहुजनों को पहुंचाना है ये उन्होंने तय किया। और बहुत ही फेमस एक एनेक्डोट है जिसे बद्री नारायण और जेफरलो भी कोट करते हैं कि उन्होंने 24 पन्ने का एक पत्र लिखा अपने घर पे कि ना मैं अब घर आऊंगा, ना मैं शादी ब्याह करूंगा, और ना ही मेरा घर से अब कोई रिश्ता है। अब मेरा पूरा जीवन बाबा साहेब अम्बेडकर के मूवमेंट पे ही लगेगा और मेरा पूरा संघर्ष होगा कि मैं दलितों को, पिछड़ों को, पूरा जो बहुजन समाज है उसको मैं सत्ता की कुंजी कैसे दूं। तो फिर वो आंदोलन में उतरते हैं। 6 साल शुरुआती वो आरपीआई के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन उसमें जब वो देखते हैं कि कांग्रेस के साथ समझौतावादी रुख अपनाया गया है तो वहां से हटने का काम करते हैं। और फाइनली उनका जो संगठनात्मक एक संरचना के तौर पे उनकी जो राजनीति की शुरुआत होती है, एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की जो शुरुआत होती है, वो सीधा एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे नहीं बल्कि एक कल्चरल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन वो शुरुआत में बनाते हैं और एक गोलबंद करने का काम करते हैं। जो मैं इसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कांशीराम जी का एक कंपैरेटिव स्टडी में देखता हूँ कि लोहिया ने जिस पिछड़े की बात की, उन्होंने नारा भी लगाया जब वो संसोपा में थे कि संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। तो उनका जो पिछड़े का कॉन्सेप्ट था उसमें मूलतः पांच समाज के 5 धड़े थे। पहला था दलित समाज जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको शेड्यूल कास्ट कहा गया, फिर आदिवासी समाज था, शेड्यूल ट्राइब, फिर पिछड़ा वर्ग था जो ओबीसी जिसको कहा गया। उन्होंने महिलाएं हर वर्ग की रखी क्योंकि डॉक्टर लोहिया मानते थे कि महिलाएं अगड़े की हो चाहे पिछड़े की, सबको वो शूद्र मानते थे। और माइनॉरिटी के लोग जो मुसलमान हो गए, क्रिश्चियन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, सिख समाज के लोग हो गए, तो इसको आगे ले जाते हैं और पुख्ता तौर पे इस पे काम करते हैं माने और कांशीराम। मैं ऐसे देखता हूँ वो पहला उनका संगठन बनता है 1971 में, SC ST OBC माइनॉरिटी एम्प्लॉय फंड जो बनाते हैं वो शुरुआत में। इसमें उनके एक्शन में भी वो देखने को मिलता है, ना ही केवल रेटोरिक में, यानी केवल उनके भाषण में, उनके लेखों में ये चीज देखने को नहीं मिलती, बल्कि वो इसको अपने जीवन में, अपने कार्य पद्धति में भी इसको उतारते हैं। वो प्रेसिडेंट होते हैं उस संगठन के और 5 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और वो 5 वाइस प्रेसिडेंट में एक होते हैं महार, एक होते हैं माली समाज के जो कि ओबीसी में आते हैं, ज्योतिबा फुले भी माली ही समाज के ही थे, एक होते हैं मुसलमान, एक क्रिश्चियन होते हैं और एक होते हैं दूसरे समाज के। तो 5 लोग होते हैं और पांचों एक तरीके से जो उनका पूरा पॉलिटिकल एक जो उनका विजन था बहुजन का, उसको एक तरीके से एनकम्पास करता है। वो दिखाता है कि वो किस तौर पर अपने एजेंडा को, अपने विजन को, अपने सपने को आगे रखने का काम करते हैं। फिर 1976 आता है, 77 आता है और 78 में वो फाइनली उसको कन्वर्ट करके उसका नाम बदलते हैं। उसका नाम होता है जिसको हम लोग आज अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम है बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। यानी उनका कहना था कि हम जो भी अपना मूवमेंट चलाएंगे, जो भी अपना पॉलिटिक्स करेंगे, वो अपने लोगों द्वारा ही होगा। हम लोग चमचा के पीछे नहीं भागेंगे, स्टूज के पीछे नहीं भागेंगे। और वो अपनी किताब में 5 से 6 प्रकार के चमचा के बारे में बताते हैं। SC चमचा, ST चमचा, OBC चमचा, विदेश में बैठे हैं उनको भी वो चमचा बोलते हैं। अम्बेडकराइट चमचा लोग की भी बात करते हैं, जो उस समय आरपीआई और दलित पैंथर के लोग जो कांग्रेस के साथ समझौता कर रहे थे उनकी बात करते हैं। और वो रियल लीडरशिप की बात करते हैं कि हम लोग को रियल लीडरशिप बनानी है जो किसी के साथ समझौता ना करे, अपना मूवमेंट वो चलाए, अपने लोगों के बारे में सोचे और कॉम्प्रोमाइज ना करे वो अपने मिशन के साथ, अपने आइडियोलॉजी के साथ, बाबा साहेब के सपने के साथ। तो वो बामसेफ बनाते हैं जिसमें जो एक मिडिल क्लास का बन रहा था। आरक्षण जैसे जानते हैं हम लोग की रिजर्वेशन की जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा गया, बाबा साहेब ने उसको देने का काम किया, उसको पहुंचाने का काम किया इस देश के दलित और आदिवासी समाज के लिए। और पिछड़े समाज के लिए उन्होंने आर्टिकल 340 का प्रावधान किया कि इनकी गिनती होनी चाहिए और जो भी
आगे इनकी बेहतरी के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो उठाने चाहिए। इसी का फिर हम नतीजा देखते हैं, काका कालेलकर आयोग बनता है 1953 में। तो मान्यवर कांशीराम जी उसमें जो मिडिल क्लास बना था, जो दलित और पिछड़े आदिवासी और माइनॉरिटी समाज के लोग जो प्राइवेट में नौकरियां करते थे, प्राइवेट सेक्टर में, जो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां करते थे, चाहे वो ग्रुप बी की सर्विस हो, ग्रुप ए की सर्विस हो, उन तक अपना मिशन पहुंचाने की कोशिश करते थे और उनसे ही चंदा लेने की कोशिश करते थे। उसको उन्होंने टर्म दिया था थिंक टैंक एंड फाइनेंशियल बैंक, कि ये हमारा थिंक टैंक भी है, टैलेंट टैंक भी है, फाइनेंशियल बैंक भी है। यही हम मूवमेंट को आगे भी चलाएंगे, ये हम बेस बनेंगे और हमारे ही समाज के लोग जो कि शिक्षा से, जो कि आरक्षण के पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन से जो आगे जाने का काम किया है, जिन्होंने एफर्मेटिव एक्शन से जिनको बराबरी एक तरीके से नौकरियों में पढ़ाई लिखाई अच्छी शिक्षा मिली है, तो उनको एक पे बैक टू सोसाइटी, जो उन्होंने बोला पे बैक टू सोसाइटी किया, कि ये नहीं कि आप पढ़ लिख लीजिए। आज हम लोग देखते हैं कि आज तो एकदम ये मने उल्टा हो रहा है ये चीज, कि दलित पिछड़े समाज के लोग जो आरक्षण का, जो बाबा साहेब जो मंडल आयोग की सिफारिशों का जिन्होंने लाभ लेके आगे अपना करियर बनाने का काम किया है, उनका कोई समाज से मैंने सौहार्द ही नहीं रह गया। जो उनका जो एक कनेक्शन है जो उनके लोगों से, जो संघर्ष उनके लोग, उनके समाज के लोग कर रहे हैं, एक धरा तो उठ गया, लेकिन उनका उनसे कोई जो है रिलेशन, कोई अफेक्शन नहीं रह गया है और वो एकदम भूलते जा रहे हैं। तो ये पे बैक टू सोसाइटी मान्यवर कांशीराम साहब का एक बड़ा विजन रहा, जिसके तहत उन्होंने बामसेफ का स्थापना किया। और उसमें वो देखते भी हैं हम लोग कि एक, अगर हम हिस्टोरिकल इमेजेस देखें खासकर मान्यवर कांशीराम से रिलेटेड, तो ये एक बहुत ही फेमस इमेज है जिसमें मान्यवर कांशीराम एक माइक लिए हुए हैं, सामने एक टीन का डब्बा है जिस पे लिखा है वोट भी दीजिए और चंदा भी दीजिए। तो ये दिखाता है उनका एक पॉलिटिक्स, जिसको तमाम पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोगों ने बोला है कि वो ना ही एक अच्छे विचारक थे, बल्कि एक अच्छे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर भी थे। उनको मोबिलाइजेशन करना भी आता था, और केवल रेटोरिक में नहीं था, उनके काम में दिखता था, उनके विचारों में दिखता था। और उन्होंने ओबीसी को लेके जो कहा, मैं चूंकि ओबीसी समाज के लोगों के अंदर हमेशा से ये बात रहती है कि जो दलित समाज से आने वाले लोग हैं, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर हुए, मान्यवर कांशीराम हुए, इन्होंने केवल दलितों के लिए काम किया और ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया, और ओबीसी हर चीज से वंचित रहा। ये सबसे बड़ा जो है जो एक इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी जिसको हम कहें, वैचारिक रूप से दिवालिया जो लोग हो चुके हैं, ये बातें वो फैला रहे हैं। और ये मुझे भी सुनने को मिला, मैं भी यही समझता था कि बचपन में कि बाबा साहेब अम्बेडकर केवल दलितों के लीडर थे। और ये कांशीराम साहब का भी एक भाषण है जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत समय तक जो प्रतिक्रियावादी ताकतें थी, जो काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्सेस थी, उनके द्वारा साजिश की गई कि बाबा साहेब अम्बेडकर को दलितों का ही नहीं केवल महारों का नेता बताया जाए। उनको अब फिर कुछ समय बढ़ा तो उनको दलितों का नेता बनाया जाए, लेकिन उनके विजन को, उनके सपने को, जो कि तमाम बहुजन समाज का सपना था, उस पे उनके लेके कोई काम नहीं हुआ। और ना ही उसको लेके जो गलत फहमी बढ़ाई गई लोगों में, वो आज भी लोगों के दिमाग में भरी है कि अंबेडकर जो है वो दलितों के ही नेता थे। तो ऐसे ही कांशीराम जी को भी लेके बात फैलाई गई है। कांशीराम जी का पूरा मूवमेंट देख लीजिए, उनका काम देख लीजिए। मंडल आयोग की सिफारिश लागू करवाने के लिए उन्होंने जितना संघर्ष किया उतना किसी और लीडर ने किया होगा। 1986 में हरियाणा में वो स्पीच देते हैं कि ओबीसी समाज, वो तो ये कहते हैं कि एससी और एसटी समाज का तो कुछ उत्थान भी हुआ है आजादी के बाद, लेकिन आज 39 साल हो गए आजादी को। वो 86 में बोल रहे हैं, तब 39 साल हुए थे, कि आज 39 साल हो गए आजादी को, लेकिन ओबीसी के लोग आज भी धन, धरती, राजपाट, शिक्षा हर जगह से गायब है। वो तो बकायदा डेटा भी देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से लेके ग्रुप बी सर्विस तक, क्लर्क से लेके सिपाही तक का डेटा देते हैं वो, कि कितना ओबीसी समाज के लोग हैं। और वो वहां पे ये बात बोलते हैं कि ओबीसी समाज के लोग अपने कंधे पे ब्राह्मणवाद, मनुवाद को लेके घूम रहे हैं। वही लोग एक तरीके से कैरियर बन रहे हैं काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्सेस का, द्विजवादी फोर्सेस का, कि वो अपना एजेंडा फैला सकें। और उनको अपना जो चेतना है, जो उनके नायक रहे हैं, ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर, ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, संत गाडगे महाराज, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, इनके बारे में कुछ नहीं पता है। और ना ही वो उनके अंदर ये चेतना है कि उनके लोगों ने क्या किया, क्या संघर्ष किया, शाहू जी महाराज कौन थे। तो इसको लेके एक तरीके से मान्यवर कांशीराम का हमेशा से एक एजेंडा रहा कि वो प्योर पॉलिटिकल पार्टी ना हो। वो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स के बहुत खिलाफ थे।
प्योर पॉलिटिकल पार्टी ना हो, वैचारिक जब तक एक शोर नहीं रहेगा पार्टी में। वो बोलते थे कि पॉलिटिक्स विदाउट आइडियोलॉजी इज वेस्ट। बिना विचारधारा के, बिना किसी सोच के, समझ के, बिना पढ़ाई लिखाई की कोई भी अगर पॉलिटिक्स होगी तो उसके खिलाफ थे काशीराम। इसीलिए हम देखते हैं कि वो अंबेडकर मेला करते हैं, अंबेडकर ऑन व्हील्स, पेरियार ऑन व्हील्स, लोगों तक उनकी छोटी छोटी पुस्तिकाएं जो हैं, वो जिसको हम लोग आज के समय में गुटका बोलते हैं, जो छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं वो पहुंचाने का काम करते हैं और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करवाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बहुजन समाज के और भी लीडर रहे जो माननीय कांशीराम के समय, जैसे महामना राम स्वरूप वर्मा, अर्जक संके, पेरियार ललई सिंह, इन लोगों का भी बड़ा योगदान रहा अंबेडकर को घर घर पहुंचाने में। खासकर अगर उत्तर भारत की बात हो, अंग्रेजी से उनका हिंदी में अनुवाद करना, लोगों तक उनका साहित्य पहुंचाना, ये बहुत बड़ा एक तरीके से योगदान रहा। और इसमें अब बात आ गई अंबेडकर ऑन व्हील्स की, तो यहाँ मैं एक और उल्लेख करना चाहूंगा, हमारे समाजवादी नेता हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब। इसमें मैं एक बाइनरी देखता हूँ दोनों लोगों के पॉलिटिक्स में। डॉक्टर लोहिया रामायण मेला चलाते थे और यही माननीय कांशीराम अंबेडकर मेला चलाते थे। तो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा, एक इसमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का भी एक स्कोप है कि हम अपने डॉक्टर लोहिया का केवल माने व्यक्तिवादी एक तरीके से ना हो, और एक तरीके से जो एक तरीके से यहाँ पे नायक पूजा का जो एक हीरो वर्शिप, बिल्कुल बिल्कुल हीरो वर्शिप, इसके खिलाफ वो खुद भी थे, डॉक्टर लोहिया भी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे। वो बोलते भी थे कि मेरी मूर्ति भले मत बनवाना, लेकिन मेरा साहित्य, मेरा विचार पहुंचा देना। तो उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि उसका कितना नुकसान उत्तर प्रदेश में और बिहार में पॉलिटिक्स में हुआ। जो एक रेडिकलाइजेशन होना चाहिए था पॉलिटिक्स का, जो एक अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स और एक तरीके से प्रगतिशील पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहिए था, वहाँ थोड़ा एक कल्चरल और मिस्टिसिज्म की पॉलिटिक्स जो हुई, वो उसने थोड़ा उसको डामाडोल करने का काम किया। तो काशीराम साहब का ये शुरुआती दौर था। फिर वो 81 में बनाते हैं DS4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। काशीराम साहब एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो केवल पॉलिटिक्स करें। मुझे आज बड़ा गर्व होता है बताते हुए कि आज के समय में जब पॉलिटिक्स केवल और केवल सत्ता के लिए हो गई है, धन के लिए हो गई है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हो गई है, उस समय काशीराम साहब आज ना आपको मीडिया में दिखेगा बहुजन समाज का आदमी, ना जुडिशरी में दिखेगा, न कहीं भी ऐसी आप यूनिवर्सिटी कॉलेजों में देख लीजिए, वहां कहीं बहुजन समाज का आदमी नहीं दिखेगा। तो मान्यवर कांशीराम ने अपना खुद का मीडिया होना चाहिए, अपना खुद का अखबार होना चाहिए, खुद का पत्रिका होनी चाहिए, उसके लिए बड़ा काम किया। जो बाबा साहेब ने मूक नायक निकालने से पहले 1920 में कहा था कि हमारा खुद का मीडिया होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणवादी ताकतें हमारा जो खबर है, हमारा जो चिंताएं हैं, हमारा विचार है, वो कभी नहीं छापेगी, क्योंकि उनका उससे कोई सौहार्द ही नहीं है। तो वो क्यों छापेंगे, उनका कोई मतलब ही नहीं उस चीज से। वो तो हमारा शोषण चाहते हैं, हमारा दमन चाहते हैं। तो मान्यवर कांशीराम ने DS4 जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने ऑपरेस्ड इंडियन नाम से अपनी पत्रिका निकाली। ऑपरेस्ड इंडियन अंग्रेजी में आता था और वो उस समय बहुत फैला था। और आप इसमें देख सकते हैं कि वो कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। वो कोई भी तरीका हो सकता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे अखबार हो, आज तो सोशल मीडिया आ गया है। उस समय उन्होंने ऑपरेस्ड इंडियन निकालने का काम किया। बाद में एक तरीके से हम लोग देखते हैं कि जब वो उनका DS4 का जो दलित शोषित संघर्ष समिति है, उसका प्रोग्राम चलता है और भी आगे वो बढ़ता है। फिर वो 1984 में फाइनली एक तरीके से जो उनका एक तरीके से जो बिल्डअप हो रहा था मूवमेंट, उसका एक तरीके से फाइनली एक पार्टी के रूप में वो निकलता है, जिसको आज हम लोग सब लोग जानते हैं BSP के नाम से, बहुजन समाज पार्टी के नाम से। 1984 में उसका गठन होता है और वो उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो जब BSP बनती है उसमें भी वो पत्रिकाएं निकालते हैं, बहुजन संगठक हो गया, बहुजन नायक हो गया, वो और भी पत्रिकाएं निकालने का काम करते हैं। और हम लोग मान्यवर कांशीराम को आज के समय में केवल न केवल उनकी पॉलिटिक्स बल्कि उनकी रचनात्मक कार्यों के द्वारा भी जानते हैं। जैसे उनका स्लोगन हो गया, जब वो स्लोगन लिखते थे, स्लोगन बोलते थे, और हमेशा वो देखते हैं कि वो एक तरीके से जो एक जनता से उनका कनेक्ट रहता था। जब वो भाषण देते थे तो आम लहजे में वो बात करते थे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते थे, बहुत ही खालिश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते थे, लोगों की भाषा में इस्तेमाल करते थे कि वो बात दूर तक पहुंचे। और आज भी देखते हैं कि कैसे उनके नारे जो 80 के दशक में, 90 के दशक में लगते थे,
आज भी लोग कैसे अम्बेडकरवादी राजनीति में वो नारे कितने जो है कितने पॉपुलर हैं। जैसे कि जब वो DS4 बनाया तो उन्होंने एक नारा लगाया था, बाभन ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। तो इसमें उनका पॉलिटिक्स भी झलकता है कि बावन ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4, यानी बाकी सब में जो समाज का 85% है जिसकी वो बात करते थे, 85 बनाम 15, जो जगदेव बाबू ने जिसको बोला शोषित समाज, चौधरी छोटू राम ने जिसको कमेरा वर्ग बोला, अर्जक वर्ग बोला जिसको रामस्वरूप वर्मा ने, जिसको डिप्रेस्ड क्लासेस बाबा साहेब ने बोला, उसको उन्होंने बोला कि वो 85% समाज है जो कि मनुवादी ढांचे में, जो कि ब्राह्मणवादी ढांचे में जो नीचे का समाज है। और वो एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है कि मान्यवर कांशीराम जहां भी जाते थे वो एक कलम का इस्तेमाल करते थे। वो बताते थे कि जो ऊपर का हिस्सा है, जो ढक्कन का हिस्सा है, जो कलम का जो कैप है, वो 15% है, लेकिन जो असली काम करता है, जो मेहनत करता है, जिसका शोषण होता है, वो नीचे का 85% है। तो इस कलम को हम लोग को हॉरिजॉन्टल करना है या उल्टा करना है, हम इसके समाज के लोगों को ऊपर लाना है और इनके लिए हमको काम करना है। रही बात ओबीसी की, तो जो मैं एक और बात क्लेरिफाई करना चाहूंगा, जो ओबीसी समाज के लोग जो जिनके अंदर एक अजीब सी चिढ़ रहती है कि कौन थे कांशीराम, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, या ये इन्होंने हमारे लिए क्या किया, ये तो दलितों के लीडर थे, बीएसपी के लीडर थे, और क्यों इनकी बात की जाए, ये लोग की बात क्यों करनी है। तो मान्यवर कांशीराम ने चमचा युग में एक बहुत ही एक उन्होंने कोट किया जो कि उनके स्कॉलरली, उनका जो एकेडमिक स्कॉलरशिप है उसका भी एविडेंस है, वो कि उन्होंने 1948 में बाबा साहेब अम्बेडकर लखनऊ आए थे, उसकी एक छोटी सी उनके एक एक्सकर्प जिसको बोलते हैं, एक छोटा सा भाग उनसे लिया है, उसमें उन्होंने कोट किया बाबा साहेब को, जिसमें ओबीसी समाज को, या उस समय ओबीसी शब्द तो नहीं आया था, जो शूद्रा जो इसको कहा जा सकता है, जो कि एक रिलीजन के बेसिस पे या वर्णाश्रम धर्म में जिसको देखा, जो शूद्रा जो समाज है, जिसको शूद्र कहा, ज्योतिबा फूले ने भी जिनको शूद्र कहा, शूद्र अतिशूद्र कहा, तो जो शूद्र समाज है जो आज ओबीसी कहा जाता है, उसको लेके कहा कि वी आर नेचुरल, वी हैव नेचुरल अलायंस, हम लोग का जो अलायंस है वो नेचुरल है, हम दोनों लोग शोषित हैं, हमारा शोषण का जो एक मोडस ऑपरेंडी होगा, जो एक तरीका होगा, वो अलग हो सकता है। आप लोगों ने अनटचेबिलिटी को नहीं झेला, लेकिन आप भी सोशली और एजुकेशनली आपका भी शोषण हुआ है अपर कास्ट द्वारा, द्विज वर्ग द्वारा, सवर्ण वर्ग द्वारा। तो हम लोग तो नेचुरल अलायंस है हमारा, हम इस देश के शासक वर्ग हैं, जो उन्होंने 1944 में बोला जब वो पेरियार से मिलने गए कि जाओ बहुजनों, दलितों पिछड़ो, अपने दीवार के बाहर लिख दो, घर के दीवार के बाहर, कि हम शासक वर्ग हैं, हम गुलाम वर्ग नहीं। तो 1948 में उन्होंने कहा ओबीसी समाज को कोट करते हुए कि ज्यादातर ओबीसी समाज के लोगों के अंदर ये गलतफहमी है कि वो अगर शेड्यूल कास्ट के साथ मिलके काम करेंगे, उनके साथ मिलके आंदोलन करेंगे, तो उनकी पोजीशन भी शेड्यूल कास्ट वाली हो जाएगी। तो उन्होंने बोला आप भले हमारे साथ खाइए मत, भले हमारे साथ रहिए मत, लेकिन हम लोग का नेचुरल अलायंस, हम इस देश के शासक वर्ग हैं, आपको समझना होगा कि हम लोग मिल के लड़ेंगे तभी हम हरा सकते हैं जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं, जो ब्राह्मणवादी मनुवादी ताकतें हैं, उनको हम हरा सकते हैं। ये तो एक पॉपुलर लैंग्वेज में वो बताना चाह रहे थे लोगों को कि आप लोगों के अंदर जो गलत फहमी है उसको दूर करना पड़ेगा और हमको साथ मिलके काम करना पड़ेगा। यही फिर हम लोग को कांशीराम जी की राजनीति में भी देखने को मिलता है। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए जितना उन्होंने संघर्ष किया, जितना आंदोलन किया, शायद ही किसी ने किया होगा। और भी पिछड़े समाज के लोग हैं जिन्होंने उसके लिए बहुत ही संघर्ष किया, लेकिन मान्यवर कांशीराम ने जो रैलियां की, जो मूवमेंट चलाया, जो लोगों को जागरूक करने का काम किया, राजीव गांधी की सरकार के दौरान ही जो उन्होंने मूवमेंट चलाया, फिर उनके जो नारे हम देखेंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, और फिर जेल भरो आंदोलन वो करते हैं, और उनका तमाम उसमें योगदान रहता है। वो बात की पॉलिटिक्स में वो तो एक वैचारिक जो हम लोग बात कर रहे हैं उससे हट जाएगा, वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य होगा कि कब वो 89 में फिर वो चुनाव लड़ते हैं पहली बार। उनका एक नारा भी था कि पहला चुनाव हम हारेंगे, दूसरा हराएंगे और तीसरा जीतेंगे, जो कि हम लोग को देखने को भी मिलता है। एज एन हिस्टोरिकल फैक्ट हम बता देंगे कि वो 2 बार सांसद रहे, एक बार होशियारपुर से और एक बार इटावा से शायद रहे, जहाँ तक
मुझे याद आ रहा है। बाकी एक बार राज्यसभा में मिले तो एक मुखर आवाज जो आज मिसिंग है एक तरीके से, दोनों हाउसेस से, लोअर हाउस अपर हाउस से भी, एक अम्बेडकराइट, एक बहुजन आवाज, एक समतावादी आवाज जो मिसिंग है आज हम लोग को देखने को मिलती है, जो एक जमाने में मान्यवर कांशीराम की हुआ करती थी। आप उनकी स्पीच देख लीजिए, यूट्यूब पे आप आसानी से पा जाएंगे। बेहतरीन उन्होंने दलीलें पेश की हैं, बेहतरीन उन्होंने वक्तव्य दिए हैं दोनों हाउसेस में। और जो लोग हमारे बहुजन समाज के, उनको उनकी राइटिंग जरूर पढ़नी चाहिए। अनंत राव अकेला साहब हैं जो अलीगढ़ में रहते हैं, उनका आनंद साहित्य सदन नाम से प्रकाशन है। उन्होंने 12 खंड में उनका भाषण, ऐतिहासिक भाषण प्रकाशित किया है। और उन जैसे लोगों को तो हम लोग को बिल्कुल ही सर पे बैठा के रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने जिंदगी में और कुछ नहीं कमाया, केवल और केवल मूवमेंट के लिए काम किया। मैंने वो जो एक तरीके से इंडिविजुअल सुख होता है, एक व्यक्तिगत सुख के लिए उन्होंने कभी काम नहीं किया। मान्यवर कांशीराम के मूवमेंट को बढ़ाने का काम किया, और उन्होंने न धन का संचय किया, न कुछ किया, केवल और केवल उनका जो भाषण है, उनका लेखन है, उसको बचाने का काम किया। 12 खंड में उनका पूरा साहित्य, उन्होंने उनका भाषण छापा है, और उन्होंने ऑपरेस्ड इंडियन का भी उनके लेख है, उसको छापने का काम किया है। और 13वां खंड भी जहाँ तक मुझे सुनने में आया वो आने वाला है। बाकी एक यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पे, जिसका नाम है साहेब कांशीराम, जिसपे उनके बहुत ही रेयर स्पीच, बहुत ही रेयर भाषण वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं मान्यवर कांशीराम का ओरिजिनल आवाज में भाषण सुनने के लिए, वो उस पे जा सकते हैं, जिसमें उनके बहुत ही बेहतरीन भाषण, जो उनके ऐतिहासिक भाषण हुए, जैसे उनका 93 में जब वो गठबंधन में वो चुनाव जीते श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ, जो जब गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, जो नारा लगा, मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। तो जो लोग उनकी जो एक रियल वॉइस में जो सुनेंगे कि ये केवल मिथ नहीं है, सच में ऐसी चीज़ें इतिहास में होती हैं, जो नए जनरेशन के लोग हैं, जो हमारी उम्र के लोग हैं, तो वो उस पर जाके सुन सकते हैं। तो ये कुल मिला के मान्यवर कांशीराम को जैसे मैंने समझा, इसमें तो और बात हो सकती है, लेकिन संक्षेप में ये मुझे जो समझ आया मान्यवर को लेके वो मैंने बोला। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे थे, सुमित कुमार को दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री में ये ग्रेजुएशन यानी अभी बीए ऑनर्स की ही पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर में एक उभरता हुआ इतिहासकार, एक हिस्टोरियन, और बहुजन आंदोलन जो कमज़ोरों की जो राजनीति है उसके प्रति एक चेतना आप देख सकते हैं। अगर इस तरह की चेतना अगर हमारे मुल्क के और नौजवानों में आए तो मुल्क की तकदीर बदल सकती है। सुमित, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल आपने बहुत सारी बातें रखी, और आपकी बातों से जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है वो यही है कि मान्यवर कांशीराम जी का योगदान इसलिए अहम है क्योंकि उन्होंने जो वंचित तबके जो हैं, राम मनोहर लोहिया की परंपरा को ही आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, उनके बीच में एक यूनिटी पैदा की, उसको बहुजन कहा। और जो गैप था आपको दलितों के बीच में और ओबीसी के बीच में या शूद्रों के बीच में, उनको भी कम करने की कोशिश की। और उन्होंने नारों पे जोर दिया, उन्होंने सिंबल्स पे जोर दिया, और कहा कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंटल पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि विचारधारा में भी बदलाव लानी चाहिए। और आप खुद एक ओबीसी समाज से आ रहे हैं, और आपने बहुत ही एक वोल्टायर की तरह अपने समाज का क्रिटिसिज्म किया कि जिस तरह से जो बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर को जिस तरह से जगह मिलनी चाहिए थी, उस हद तक जगह नहीं मिली है। जी। अब इसी से 2-3 सवाल मैं बहुत ही मुख्तसर तरीके से आपसे पूछूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे भी एक जेएनयू के सीनियर हैं, और वो भी अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे जेएनयू में, और वो बार बार कहते हैं कि इस देश में अगर पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक अगर एक साथ आ जाए तो इस देश में कभी भी जो मनुवादी किस्म के जो लोग हैं उनकी कुछ चलती नहीं है, कुछ चलेगी नहीं। और फिर भारत जो है वो सही में किताबों से निकलकर, शायरों के ख्यालों से निकलकर एक सही में सोने की चिड़िया बन जाएगी, जहां समता बंधुत्व की चीजें होंगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके पीछे एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो पिछड़ा समाज है,
मतलब कहने के लिए पिछड़ा, एक टर्म हमारे पास है ओबीसी समाज है, जी। वो समाज में सबसे ज्यादा है, 50%, 60%, 65% इस समाज की आबादी है। लेकिन चेतना के लेवल पे आप देखेंगे, कॉन्शसनेस के लेवल पे देखें, जिसको लीड करना चाहिए पिछड़ों के आंदोलन को, वो उस तरह से चेतना के लेवल पे, पॉलिटिकल शार्पनेस के वजह से के क्षेत्र में अगर आप देखें तो उनके लीडर्स, और जब मैं लीडर्स की बात कर रहा हूं तो सारे लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लीडरों के अंदर में वो जो शार्पनेस है, जो दलित मूवमेंट के साथ, जो आदिवासी मूवमेंट के साथ जो दिखता है, वो शार्पनेस नहीं दिखता है। और अगर मैं अपने जेएनयू के सीनियर साथी, जो सीनियर हमारे हैं, उनकी बातों को अगर मैं बोरो करूं तो वो कहते हैं कि एक बार वो ओबीसी के लीडर से मिले और उनसे उन्होंने कहा कि आप कुछ मत कीजिए, आप अपने ही समाज से ज्योतिबा फूले को अपना लीजिए, फिर आप अंबेडकर के रास्ते पे पहुंच जाएंगे। तो आपसे मेरा यही सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है जी, कि ओबीसी समाज के अंदर में क्या आपको ऐसा लगता है कि ओबीसी समाज को जो अपने आइकन चुनने चाहिए थे, वो आइकन चुनने में वो उस तरह की उनके अंदर में वो शार्पनेस नहीं दिख रहा है, उस तरह की वो उनके अंदर में वो कॉन्शसनेस नहीं दिख रहा है, और वो कॉन्शसनेस दलित और आदिवासियों के मुकाबले में कहीं कहीं कम दिखता है? तो इस दिशा में क्या करने की जरूरत है, अगर इस तरह की बातें सही है तो? जी, जो आपने कहा, जो आपके सीनियर साथी ने कहा जेएनयू के, वो बिल्कुल सही बात है। जो ओबीसी समाज के अंदर जो इस देश का 52-60 जो जितना भी सैकड़ा कहें वो समाज है, जो एक तरीके से कहा जाए कि जो 50% यानी आधे से ज़्यादा जिसकी आबादी है, उसके अंदर ये चीज़ बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तरीके से जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, सोशल कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, वो बिल्कुल ही नहीं है, एकदम नहीं के बराबर है। और बीच में आज़ादी के बाद कुछ ऐसे तत्व आए, जो कुछ राजनीतिक तत्व आए जिन्होंने इसमें उभार लाने की कोशिश की, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो गए, जगदेव बाबू हो गए, रामस्वरूप वर्मा हो गए और मान्यवर कांशीराम हो गए। लेकिन आज भी हम देखें तो ज़्यादातर ये समाज जो है वो एक तरीके से चेतना के स्तर पे एकदम ही गायब देखने को मिलता है, खासकर अगर सामाजिक न्याय की बात हो और हक हुकूक की बात हो उसमें। तो इसमें मैं देखता हूँ कि जो स्ट्रक्चर रहा है समाज का, उसमें जो दो पोल्स रहे हैं, जो दो छोर रहे हैं, एक जो द्विज समाज रहा, जो सवर्ण समाज रहा, और एक तरीके से जो वर्णाश्रम धर्म से भी बाहर रहा, जिसको हम लोग जानते हैं जो इतिहास में, जिसको अनटचेबल्स कहा गया, यानी जो आज के जो कॉन्स्टिट्यूशनल जबान में, लीगल जबान में जिसको हम लोग शेड्यूल कास्ट कहते हैं। तो जो डिसइंचेनमेंट था, जो एक तरीके से जो जुड़ाव रहा और जो अलगाव रहा किसी सिस्टम से, वो दो छोर पे रहा। तो जो चीज़ें जो सहना पड़ा जो दलित समाज को, वो उस तौर पे पिछड़े समाज को कभी भी इतिहास में सहना नहीं पड़ा। कभी कभार तो हम लोग देखते हैं, जैसे महाराष्ट्र में जो कुनबी जाति हो गई, उसके पास काफ़ी ज़मीनें रही, और उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो बाद में बहुत ही एग्रेरियन रिफॉर्म आए जो ब्रिटिशर्स के समय में, और जो टेनेट सिस्टम हुआ उसके बाद में वेस्टर्न यूपी में तो खासकर जाट, गुजर और यादव समाज के पास काफ़ी ज़मीनें आई। तो एक तरीके का जो किसी भी तरीके जो एक डिसेंट होता है, जो एक आदमी का विरोध, वो पैदा नहीं हो पाया। डॉक्टर लोहिया ने एक लेख लिखा है, निराशा के कर्तव्य। तो उसमें वो कहना चाहते हैं कि निराशा का बहुत बड़ा एक जरूरत है, खासकर शोषित समाज के अंदर, कि निराश हो। दिलजला व्यक्ति नहीं है भारत में, इसीलिए क्रांति नहीं होती। वो उनका मेन आर्गुमेंट उस लेख में है। तो एक तरीके से सिस्टम में कोलिशन हो जाना, एक तरीके से मिल जाना, और उनकी हकमारी हो रही है लेकिन उनको पता न चलना, ये ओबीसी समाज के अंदर बहुत है। उनका ना प्रोफेसर है, उनको कुछ नहीं पता, एक प्रोफेसर नहीं है, उनको कुछ नहीं पता, ना जुडिशरी में उनके लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक डेटा आया है कि सिर्फ ओबीसी समाज के लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तकरीबन 5% के ही करीब में प्रोफेसर लेवल पे, जबकि उनको 27% रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो ओबीसी समाज के अंदर हम लोग देखते हैं, और इसमें हम लोग दोष दे सकते हैं ओबीसी लीडर्स को भी। जैसे कि शुरुआत करते हैं चौधरी छोटू राम से, जो जाट समाज से आते थे, और जाट गजेट भी निकाला, जो आज़ादी के समय में उनको सर की उपाधि मिली, उनको दलितों ने दीन बंधु कहा। लेकिन एक तरीके से ओबीसी समाज के अंदर जो चेतना लाने की बात की जाए तो जो उसमें हम लोग उस पैमाने पे अगर उसको रखें तो वो फेल दिखे। चौधरी चरण सिंह भी पिछड़े समाज से आते थे, और बाद में हम लोग देखते हैं कि उसी पॉलिटिक्स का देन था जो बीपी मंडल और तमाम लोगों की पॉलिटिक्स रही,
रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, ये सब पिछड़े समाज से आते थे, लेकिन इनको लेके कोई चेतना ही नहीं है। मैं तो देखता हूँ, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि जिस रामस्वरूप वर्मा ने अर्जक संघ बनाया 1968 में, जिनका एक तरीके से मोहभंग होने के बाद डॉक्टर लोहिया से, जगदेव बाबू ने, रामस्वरूप वर्मा ने एक तरीके से जो सांस्कृतिक आंदोलन किया, और एक नाम तो मैं भूल रहा हूँ जो सबसे बड़ा नाम है ओबीसी पॉलिटिक्स का पोस्ट इंडिपेंडेंस, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने पता नहीं क्या कहा जाए उनके बारे में, तो शब्द कम है, इतना बड़ा उनका योगदान रहा है ओबीसी पॉलिटिक्स में। और ओबीसी पॉलिटिक्स में नहीं, पूरे बहुजन पॉलिटिक्स में, एक आत्मसम्मान का जो पॉलिटिक्स है, एक डिग्निटी का, सेल्फ रिस्पेक्ट का पॉलिटिक्स है, उसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो योगदान रहा है 1967 से लेके जब वो सरकार में आए, जब वो शिक्षा मंत्री थे माया प्रसाद सिन्हा की सरकार में, तब से लेके उनके जो परिनिर्वाण हुआ 1987 में, तब तक बाकी उनका संघर्ष तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय से था। तो मैं इसको लेके जो चेतना है ओबीसी समाज के अंदर अपने इतिहास को लेके, जैसे वो एक मैंने बहुत ही कॉमन चीज पाई है जब मैं बातचीत करता हूँ लोगों से, जब मैं लोगों के साथ कन्वर्सेशन करता हूँ अम्बेडकराइट मूवमेंट को लेके, कि जो भी लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ रहे या उनके से मिलती जुलती विचारधारा के रहे, जो समानता की बात करते थे, जाति को तोड़ने की बात करते थे, जाति का विनाश चाहते थे, वो दलित ही रहे होंगे या वो शेड्यूल कास्ट ही रहे होंगे। यानी ज्योतिबा फुले भी दलित ही रहे होंगे, साहू जी महाराज भी दलित ही रहे होंगे, ईवी रामास्वामी भी दलित रहे होंगे। ये जो एक तरीके का एक छवि बनी ओबीसी के मन में कि जो समानता की एक ललक होती है, क्या बोलते हैं, चाहत होती है, समानता की चाहत, जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की चाहत है, वो तो केवल दलितों के अंदर हो सकती है। हम तो ऑलरेडी समान है, हम मंदिर में जा सकते हैं, हम अपर कास्ट के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ उठ बैठ सकते हैं, हम तो ऑलरेडी समान है। भले हमारी भागीदारी धन धरती राजपाट जो जगदेव बाबू बोलते थे कि उसमें कहीं ना हो, लेकिन हम समान है। तो ये जो एक तरीके से ओपीएम है, जो एक इक्वालिटी का ओपीएम, जो एक फॉल्स ओपीएम है, जो एक तरीके से अंधेरे में रखने का काम किया, जो माननीय काशीराम ने भी चमचा युग में लिखा कि हम लोग डार्क एज में थे, हमको ब्राइट एज में जाना था, लेकिन बीच में चमचा एज आ गया, जिसको उन्होंने चमचा एज बोला, जो स्टूज, एरा ऑफ स्टूज बोला, कि ये जो चमचा एज है आजादी के बाद से, पूना पैक्ट लागू होने के बाद से अब तक चमचा एज ही है, और वो आज भी है। उन्होंने बोला कि 10 साल में खत्म हो जाएगा। अच्छा सुमित, एक सवाल आप ये बताइए, मेरा भी सवाल है कि ज्योतिबा फूले को अगर आप देखें तो उनकी लेखनी, उनकी राइटिंग्स, उनके योगदान इतना महान है जी। और उनको कितनी समझदारी है कास्ट को लेके, वर्किंग क्लास को लेके, और एजुकेशन को लेके, इनलाइटनमेंट को लेके। लेकिन मैं भी ज्योतिबा फूले के बारे में, मेरा भी ताल्लुक बिहार से, लेकिन मैं फूले जी को बहुत हद तक दिल्ली में आके आंदोलन के दौरान ही मैं ज्योतिबा फूले को जाना, फिर मैंने खुद अपनी कोशिश से उनको पढ़ा जी। तो ये नॉर्थ इंडिया में, खासकर जहां से आप उत्तर प्रदेश से आप आ रहे हैं, बिहार से हम आ रहे हैं, वहां पे ऐसा नहीं है कि पिछड़ों का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ है। वो लोग बहुत समय तक उन्होंने मतलब सत्ता भी उनके हाथ में रही, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी उनके हाथ में रहा। तो जिस तरह की चेतना और जिस तरह का प्रचार, जिस तरह की बातें, फूले की बातें घर घर पहुंचानी चाहिए थी, उस तरह की चीजें क्यों ओबीसी लीडर की तरफ से नहीं देखा गया। और आपकी तरह मैं भी लखनऊ में जब गया तो वहां पे मैंने ज्योतिबा फूले की तस्वीर देखी, और वो चीजें मायावती के दौर में हुई जी। तो इस तरह की चीजें मान लीजिए लालू प्रसाद यादव जी के दौर में, या उसमें मुलायम सिंह यादव जी के दौर में, क्या इस तरह की चीजें क्यों उस बड़े पैमाने पे नहीं हुई। हो सकता है कि ज्योतिबा फूले को लेकर कुछ कार्यक्रम, कुछ प्रोग्राम हुए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि और भी ज्यादा होने चाहिए। आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो मैं एक बाबा साहेब की हिस्टोरिकल राइटिंग से कुछ कोट करूंगा, जो उनका पूरा लेखनी है, BAWS, जिसको हम लोग पॉपुलर लैंग्वेज में जानते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने जिसे प्रकाशित करने का काम किया है। उसमें एक लेख है जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर अपने 3 गुरुओं के बारे में बताते हैं, या 3 प्रेरणा पुरुष, या 3 इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। उसमें पहला नाम आता है बुद्ध का, दूसरा नाम आता है कबीर का, और तीसरा नाम आता है ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जिन्हें हम लोग ज्योतिबा फूले जी के नाम से जानते हैं। ज्योतिबा फूले जी माली समाज से थे, वो पिछड़े समाज से थे, वो बाबा साहेब के गुरु थे। बाबा साहेब ने अपनी कई पुस्तकें उनको संबोधित करके या उनको एक तरीके से डेडिकेट करके लिखी हैं।
सबको मैं तो पहले यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से, डॉक्टर अभय सर के प्लेटफॉर्म से बोलना चाहूंगा कि सारे बहुजनों को गुलामगिरी जरूर पढ़नी चाहिए। ज्योतिबा फूले ने जी जी जी, उनकी जो किताब है गुलामगिरी, जो ओरिजिनली मराठी में थी 1800, अंग्रेजी में इसका टाइटल स्लेवरी है जी, द स्लेवरी, 1873 में जिसको उन्होंने लिखा, और जिसको बाद में गेल ओमवेट जो बड़ी स्कॉलर रही अम्बेडकराइट मूवमेंट की, उन्होंने उसको ट्रांसलेट करने का काम किया, उसका तर्जुमा उन्होंने किया अंग्रेजी में, फिर उसका हिंदी में तर्जुमा विमल कीर्ति साहब ने किया। तो उसको जरूर पढ़ना चाहिए, तमाम प्रकाशनों से वो उपलब्ध है। एक तरीके से वाल्टेयर जो कहते थे कि गुलाम जो है उसको अपनी बेड़ियों का एहसास करा दो, खुद ब खुद अपनी बेड़ियां तोड़ देगा। तो जो ज्योतिबा फूले भी यही कहते हैं कि इतिहास में किस तरीके से ब्राह्मणाइजेशन हुआ है, कल्चरल ब्राह्मणाइजेशन, सोशल ब्राह्मणाइजेशन, रिलीजियस जो पूरा कर्मकांड है वो पूरा एक तरीके से ब्राह्मणिकल असर्शन है। ब्राह्मणवादी जो ताकतें हैं उन्होंने इस तरीके से रिलीजियस टेक्स्ट को लिखा, इस तरीके से उन्होंने पूरा जो फंक्शनिंग उसको कंट्रोल किया, चाहे वो मिस्टिसिज्म हो, तांत्रिसिज्म हो, हर चीज में एक ब्राह्मणवाद का अंग है। ये ऐसा ऑक्टोपस है जिसने हर चीज को कब्जा कर लिया है, कल्चर को भी कब्जा कर लिया, हर चीज को कब्जा कर लिया। तो उन्होंने वो किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, उस संवाद के रूप में वो पुस्तक है। नहीं, हमने जो आपसे सवाल, जी मैं उस तक आ रहा हूँ। जी जी, उस सवाल ये है ज्योतिबा कि फूले क्यों उत्तर भारत तक नहीं पहुंचे। नहीं, मेरा ये एहसास है, बिल्कुल। मैं गलत भी हो सकता हूं, आप मुझे करेक्ट कीजिए। मुझे लगता है कि ज्योतिबा फूले की बातें जिस कदर फैलनी चाहिए थी वो उस कदर नहीं मतलब फैल पाई। इसमें क्या ओबीसी जो लीडरशिप है, क्या बिल्कुल क्या वो जिम्मेदार नहीं है? जी बिल्कुल, ओबीसी लीडरशिप इसका जिम्मेदार है, और सबसे बड़ा जिम्मेदार इसका है जो एक तरीके से जिसकी जो पकड़ रही ओबीसी समाज पे सबसे ज्यादा रही, वो है सोशलिस्ट मूवमेंट जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जो बिहार में हुआ। उसको मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूं कि उसने रिलीजन को लेके बहुत ही रोमांटिसाइज था वो। खासकर ओबीसी समाज के हम लीडर्स देखें तो वो कितना भी प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, कितना भी आगे चले जाएंगे, लेकिन रिलीजन को लेके कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट रहते हैं। वो कहीं ना कहीं धर्म को लेके, चाहे वो हिंदू धर्म की बात कर, सॉफ्ट का मतलब उसको छेड़ो मत। हाँ, उसको छेड़ो मत, तुम समानता की बात कर लो, तुम हक दे दो, तो आप आरक्षण दे दो। आपकी क्या समझदारी है? मेरी समझ है कि असमानता की जो जड़ है उस पे बात किए बिना, उसको खत्म किए बिना आप कोई भी तरह की समानता नहीं पा सकते। अगर आपको आरक्षण मिल भी गया तो आप वही चमचा बन के रहेंगे जो जिसकी बात कांशीराम जी कर रहे थे। अच्छा सुमित, ये देखिए, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पिछड़े समाज के अंदर में फूले और अंबेडकर को अपनाने के बजाय या बुद्ध के मार्ग पे चलने के बजाय उनके बीच में कर्म कांड जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। वही लोग सबसे ज्यादा आपको इस कर्म कांड में अपने आप को मुलविस कर रहे हैं, वही अपना वक्त उसमें लगा रहे हैं, और जो एक साइंटिफिक जो टेम्पर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसके अंदर में दब जा रहा है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो पार्टी आजकल पूरे हिंदुस्तान में जो दक्षिणपंथी जो पार्टी है, जो धर्म की राजनीति कर रही है, उसको ये धर्म का जो ये रथ है उसके पीछे खींचने वाले और उसको धक्का देने वाले लोग ओबीसी समाज के ही लोग हैं। तो ये कहां तक बातें सही और कहां तक ये ओबीसी समाज को बदनाम करने की कोशिश है? जी, ये जो आपने सवाल पूछा है कि जो धर्म को लेके जो ओबीसी समाज की सोच है और कैसे ये फुट सोल्जर्स हैं एक तरीके से, जो आज जो सत्ता में बैठी है पार्टी, और जितना भी धार्मिक आधार पे जो भी कम्युनल आंदोलन होता है उसमें ओबीसी समाज के लोग जैसे शामिल रहते हैं। तो ये बात जितनी मेरी समझी, जितनी मेरी रीडिंग है, ये बात कुछ हद तक तो बिल्कुल सही बात है कि ओबीसी समाज के लोग बहुत हद तक ऐसे आंदोलनों में, ऐसे जो नफरती आंदोलन हो गए या जिसको कहा जाए कम्युनल जितने भी आंदोलन है उसमें शामिल रहते हैं। इसी के लिए कांशीराम जी ने बोला था कि ओबीसी अपने कंधे पे, अपने शोल्डर्स पे ब्राह्मणवाद को लेके घूम रहा है। और ये उनकी स्पीच है, जहां तक मुझे याद आ रहा है बम्बई के अंदर वो याद करते हैं कि कैसे वो दिल्ली में गए थे। दिल्ली में भी यमुना है, लेकिन वहां के लोग जब जो कोई भी कर्मकांड करेंगे तो गंगा का पानी उनको चाहिए, और वो गणेश फेस्टिवल भी वहां देख रहे हैं। तो ये सब चीजों को वो देख रहे हैं तो उनको याद आ रहा है एक तरीके के कर्मकांड का। उसमें वो एक समाज को बहुत ही एक छत्र रूप से पा रहे हैं। उसमें वो पिछड़ा समाज, कि पिछड़ा समाज जो मिडल समाज है, जो अपर कास्ट और एक तरीके से दलितों के बीच का समाज है, वो उसमें बहुत ही हद तक शामिल है।
तो क्या इसका आप जैसे एक नौजवान स्कॉलर हैं, एक्टिविस्ट हैं, तो आपको क्या लग रहा है, क्या रास्ता होना चाहिए, कैसे पैगाम, कैसे लोगों के बीच में एक समता की बातें और एक साइंटिफिक टेम्पर लोगों के बीच में एक मतलब बंधुत्व की बातें, रैशनैलिटी की बातें उसको फैलाई जाए? जी, साइंटिफिक टेम्पर तो पहले जो आपने शब्द इस्तेमाल किया उसके लिए मैं आपको शुक्रिया करना कहना चाहूँगा कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब इस संविधान को लिखने का काम किया, बनाने का, एक प्रारूप देने का काम किया ड्राफ्टिंग कमेटी के जरिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटीज़ हैं एक तरीके से, उसमें उन्होंने एक चीज़ बहुत उस पर जोर था, वो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा क्लॉज है, लेकिन वो लिखा है कि ड्यूटी है इस समाज में, भारतीय समाज के हर एक व्यक्ति को, कि वो डेवलप करे एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, रीजनिंग डेवलप करे, सवाल पूछे, वो एक तर्कवादी सोच डेवलप करे, जिसकी बात पेरियार ने भी की, जिसकी बात अंबेडकर ने की। और जब आप गुलामगिरी पढ़ेंगे तो एक एक पन्ने पे आपको तर्क का एक बात समझ आएगा, एक रीजनिंग का बात समझ आएगा, एक कॉमन जो रीजनिंग होती है, जो आदमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, सवाल पूछता है कि ये कैसे चीज संभव है, ये कैसे संभव है कि कोई किसी के मुंह से पैदा हो जाए, कोई किसी के पैर से पैदा हो जाए, ये तो पूरा एनाटॉमी को, पूरा बायोलॉजी को ये के खिलाफ है, ये साइंस के खिलाफ है। तो ये सवाल पूछने की जो एक चीज है, ये कैसे डेवलप हो, तो इसको लेके मैं जो समझता हूँ कि ये घर से पहले शुरू होना चाहिए, कि जब बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका बचपन से, जब वो 1 2 3 साल के होते हैं, तब से उनको एक पाखंड का जो एक चोला है उनके ऊपर ओढ़ा दिया जाता है, उसके कब्जे में। मैं खुद अपनी निजी बात बता सकता हूँ कि कैसे मैं बहुत मैं इतना तो मतलब कर्मकांड में मेरा विश्वास नहीं था, क्योंकि हम बचपन में होते हैं तो हम लोग को वैसे भी ये चीज़ व्यर्थ लगती हैं, एक जो चाइल्डिश इनोसेंस होती है और भी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें हम लोग को लगता है कि ये चीज़ें क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है। और एक तरीके से मॉडर्न टीचिंग का भी एक असर होता है, जब हम लोग स्कूल में साइंस पढ़ने का काम करते हैं कि ये कैसे होता है, कि सूरज देवता कैसे हो जाएंगे, वो तो भाई एक नेचुरल बॉडी है, और बारिश ऐसे कैसे हो जाएगी, इंद्र भगवान कैसे बारिश करवा देंगे, तो वाटर साइकिल का जो प्रोडक्ट है वो तो साइंस है, वो तो ज्योग्राफी है, वो तो फिजिक्स है। तो लेकिन क्या होता है कि परिवार, जो हमारा जो समाज है, जो परिवार भी इंडिविजुअल भी सोसाइटी का अंग है, तो जो परिवार प्रैक्टिस करता है तो बच्चे भी देख दा के कभी कभार परिवार के प्रेशर में या फिर डर दिखाया जाता है कि वो भगवान ये कर देगा, वो कर देगा, उसके चक्कर में हम लोग उसके चोले में आते हैं। तो इस चीज का सबसे बड़ा जो एक सोल्यूशन है वो है पॉपुलर एजुकेशन होनी चाहिए, समान भाषा में, जो एक आम जन की भाषा है उसमें तर्क करना, सवाल पूछना शुरू करो। कोई तुमको पाखंड करवाने की कोशिश करे, डराने की कोशिश करे, सवाल पूछा, अरे ये कैसे हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा, तो अगला व्यक्ति खुद ही चिढ़ जाएगा, उसके मन में भी एक सवाल आएगा कि यार ये कैसे हो सकता है, ये तो विज्ञान के खिलाफ है, इसको टेस्ट किया जाए, इसको एक बार बुद्धि के पे, जिसको बोला अप दीपो भव, बुद्ध ने बोला कि अपना दीपक स्वयं बनो, अपने मस्तिष्क पे, अपने जो शील है, ज्ञान है, उस पे उसको, उसके पैमाने पे उसको टेस्ट करो कि ये चीज सही है कि नहीं, फिर उसको लगाओ। लेकिन ये रीजनिंग जब भी समाज में, जब भी एक परिवार में एक छोटा बच्चा 15 साल का, एक 20 साल का आदमी जब भी इस रीजनिंग का इस्तेमाल करता है, तो उसके इस डिसेंट को, उसके क्वेश्चनिंग को हमेशा दबा दिया जाता है, और उसको बोला जाता है कि बहुत पढ़ लिख गया है और ये उल्टा सीधा सोच रहा है, ये गलत है, तुम समाज से अलग जाने की कोशिश कर रहे हो। जबकि ये जो चीज है, ये ओबीसी समाज के अंदर मैंने बहुत पाई है। मेरा निजी एक्सपीरियंस भी है, आप भी जानते हैं, हम भी समान परिवार से आते हैं, तो जैसा बाकी समाज में, बाकी परिवारों में होता है, तो उसमें कोई अलग हमारे यहाँ भी नहीं होता है। तो वो हमको भी देखने को मिला, हम भी कर्मकांड में थे कि ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जो रीजनिंग है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जो लोग बोलते हैं साइंस पढ़ के साइंटिफिक टेम्परामेंट आ जाएगा, ये भी गलत है, ये भी बहुत हद तक ठीक नहीं है। लोग, मैंने ऐसे कई डॉक्टरों को भी देखा है, इंजीनियरों को भी देखा है, जिन्होंने पूरी जिंदगी साइंस पढ़ा, क्वांटम फिजिक्स पढ़ा, जिन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की, लेकिन वो इतने कर्म कांड नहीं है। तो धर्म का कोई रिलेशन ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है जो पाखंड नहीं करेगा। इवन कि बहुत जिन्होंने बहुत ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन जिनकी नहीं है, जो चेतना से जुड़े हैं, जो लोगों को जानते हैं, जो बाबा साहेब को पढ़ने का काम करते हैं, जो उनको जानने का काम करते हैं, जो आंदोलन से जुड़े हैं, लेकिन बहुत एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, हो सकता है कि कक्षा 12 तक ही पढ़े हों, लेकिन उनको इन सब चीज़ों को लेकर चेतना है कि ये सब चीज़ें
विज्ञान के खिलाफ हैं, ये जो एक तर्क होता है उसके खिलाफ हैं, तो ये देखने का काम करते हैं। तो इसको पॉपुलर एजुकेशन होनी पड़ेगी, घर से ही शुरू होगा, मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए, जो अपनी पत्रिकाएं होती हैं उनके जरिए, कि सवाल पूछना सबसे बड़ी चीज है। सवाल पूछना, जहां प्रश्न आएगा वहां दिक्कत होगी उन तमाम लोगों को जो आपको अंधेरे में रखना चाहते हैं। मैं तो यही कहूंगा। सुमित, हमारा वक्त भी अब पूरा हो रहा है, जी। लेकिन चलते चलते एक सवाल और लेंगे और आपसे अनुरोध यही है कि इसका जवाब आप भी संक्षेप में दीजिए। 2024 का जो इलेक्शंस है, जो चुनाव है, उसकी आज घोषणा भी हो गई है। ये अप्रैल से लेके जून तक ये चुनाव होने वाले हैं, और यहाँ पे एक जो चीज देखी जा रही है वो ये है कि विपक्ष के बीच में यूनिटी नहीं है। और जो सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश, वहां पर भी बहुत लोगों की उम्मीद थी कि जो बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक यूनिटी होनी चाहिए, जिस तरह की यूनिटी कांशीराम जी ने अपने दौर में दिखाया। तो आपको क्या लगता है कि आज मान्यवर हमारे बीच में होते तो शायद ये यूनिटी बेहतर हो जाती, या अगर आज के जो लीडर्स हैं अगर मान्यवर की बातों को माने तब भी ये यूनिटी हो जाए? इस सवाल पे आपकी क्या राय? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, और किसी भी विचारक को हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो आज के समाज में जो चीजें हो रही हैं उससे जोड़ के, कि क्या प्रासंगिकता है उस आदमी के विचार की, उसके कार्य की, उसके व्यक्तित्व और उसके कृतित्व की, हिज लाइफ एंड फिलॉसफी। तो मान्यवर कांशीराम का अगर हम देखें कि अगर वो आज होते तो क्या ये यूनिटी होती, या इस पे क्या बात हो सकती है, तो इसमें मैं देखता हूं कि एक तरीके से जो एक विघटन है, एक तरीके से जो शैटरिंग हो रही है मान्यवर के विचारों की, या फिर एक तरीके से जो श्रिंक कर रहा है मान्यवर के जो लेगेसी है, उनके मृत्यु के पहले से ही 1996-97 से अगर हम देखें तो धीरे धीरे उनका जो इन्फ्लुएंस था बीएसपी के ऊपर वो कम होता गया। और एक बीएसपी की जो पॉलिटिक्स रही वो कैसे चेंज हो रही है, अगर हम नारों से ही देख लें तो आप सब जानते हैं 2008-9 में कैसे नारे लगे कि ब्राह्मण चलता जाएगा, हाथी शंख बजाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो कहाँ 1980 और 90 के दशक में ऐसा नारा लग रहा है, इतना रेडिकल नारा अम्बेडकराइट मूवमेंट का, वही सेम पार्टी जो मान्यवर कांशीराम ने 84 में बनाई थी, उसी पार्टी का एक नारा कैसे बदलता है। तो पॉलिटिक्स जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं कि जो स्थिर रहे, वो बदलने वाली चीज है। और ये लोग किस हद तक प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, हमको देखने को मिलता है। तो आज के समय में कांशीराम साहब होते तो जरूर वो अपने समाज को, वो बहुजन समाज के लिए जरूर सोचते। और बीएसपी एसपी खासकर मैं इन दोनों पार्टियों को लेके कहूंगा, जो एसपी तो इंडिया गठबंधन में है ही है, बीएसपी ने बहन जी ने घोषणा की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कई बार भी वो कह चुकी हैं कि वो इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ने का काम करेंगी। तो ये बहुत ही, माने क्या कहा जाए इसको, एक तरीके से मान्यवर के विचारों की हत्या है। और आज जब सबसे ज्यादा जरूरत है कि दलित पिछड़े समाज के जो पॉलिटिक्स है और जो दलित समाज की पॉलिटिक्स है उसको मिल के एकदम आगे आना चाहिए, और अपने जितने भी इंटरनल जो भी दिक्कतें हो, जो भी कोहेरेंस नहीं बन पा रही है, जो भी जो रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, उसको हर चीज, हर छोटी मोटी समस्याएं, जो संगठन की समस्या, पार्टी की समस्या, या इतिहास में कुछ ऐसा घटना हुआ हो जिसको लेके अभी कटुता हो, उसको भुलाने की जरूरत है और साथ आने की जरूरत है। और मैं ये बात बिल्कुल कह सकता हूँ, जहां तक मैंने मान्यवर को पढ़ा है, उनको समझा है, उनको आत्मसात करने का काम किया है, कि वो होते तो आज सारे जितने भी झगड़े हैं सबको भुला के आज के डेट में वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करते, और बीएसपी और एसपी बिल्कुल साथ लड़ने का काम करती और एक मजबूत चुनौती पेश करती स्टेट को, स्टैब्लिशमेंट को और भारतीय जनता पार्टी को। सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री में बीए कर रहे हैं, और अभी एमए पीएचडी का सफ़र इनके लिए बहुत अभी आगे है, लंबा है, लेकिन एक बड़े स्कॉलर से भी ज़्यादा इन्होंने मालूमात कांशीराम जी के बारे में, बहुजन आंदोलन के बारे में, समाजवादी आंदोलन के बारे में इन्होंने इकट्ठा कर ली है, क्योंकि ये पढ़ते हैं, लिखते हैं, और जो पढ़ता है, लिखता है, जो सोचता है, जिसको समाज में जो बुरा चल रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसको लेकर दर्द है, वही इंसान कुछ कर पाता है। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि ऐसे ताबनाक, ऐसे रोशन ख्याल, ऐसे बिल्कुल ज़हीन और ऐसे
एक अंबेडकर आंदोलन से बिल्कुल जुड़े हुए, उसकी अच्छी विचारधारा को पकड़े हुए एक ऐसे इंसान से, एक ऐसे छात्र से मुझे बात करने का मौका मिला। मैंने भी बहुत कुछ सीखा इनसे, आपको भी बहुत नई जानकारी मिली होगी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर सुमित का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मान्यवर काशीराम जी के जो 90 जो जन्म दिवस है, जो बर्थडे है, उसके अवसर पे हमें आज अपनी बातों से हमें अवगत कराया, अपने विचार साझा किए। सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया अभय सर, आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। और ऐसे जो आप काम कर रहे हैं इसका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जो आज इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी बहुजन समाज को जो आपने मौका दिया बोलने का, उस पर बात करने का, जो बहुत ही मुश्किल है आज के समाज में, तो उसका बहुत बहुत समय में, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सुमित की बातें अगर आपको पसंद आए तो इनकी बातों को और लोगों तक पहुंचाइए, अपनी राय दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। शुक्रिया।